नमस्कार दोस्तों, जानकारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज अपन नया लेसन लेके आए हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रेरण मोटर। यानी आज अपन थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं वो आपके कंपटीशन में आ रहे हैं। इसलिए आपको थ्री फेज मोटर के बारे में ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और आज अपन इसके जो तीन मुख्य इंपोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि थ्री फेज मोटर का परिचय क्या होता है। इसके बारे में जानेंगे कि थ्री फेज मोटर करती क्या है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, और थ्री फेज मोटर और डीसी मोटर में क्या अंतर होता है। जब अपने पास डीसी मोटर है तो फिर अपने एसी मोटर क्यों बनाई है, इनमें कौन कौन से अंतर होते हैं, कौन कौन से लाभ होते हैं, कि कहाँ पे अपने को डीसी मोटर यूज लेनी चाहिए, कहाँ पे एसी मोटर यूज में लेनी चाहिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तीसरा अपन देखेंगे कि थ्री फेज मोटर का कार्य सिद्धांत क्या होता है, थ्री फेज मोटर कैसे घूमती है, किस प्रकार से ये कार्य करती है, कौन सा इसमें सिद्धांत लगता है। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि जो आपकी थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती है इसको बाकी किस नाम से जाना जाता है। इसको गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो संरचना होती है स्टेटर की वो गिलहरी पिंजरे के समान होती है। इसको प्रेरण मोटर भी बोलते हैं, इसको इंडक्शन मोटर भी बोलते हैं। इसको प्रेरण इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करती है। और अपन देखने वाले हैं इस मोटर के बारे में कुछ बेसिक चीजें। सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे कि जो आपकी मोटर होती है एसी की और डीसी की, उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले अपन देखेंगे डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंस से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। डिफरेंस क्या होता है, अगर आप यहाँ पे थ्री फेज की जगह आप सिंगल फेज मोटर समझ सकते हैं कि डीसी और एसी, एसी के अंदर आपकी थ्री फेज सिंगल फेज दोनों आ गई। सिर्फ जो अंतर होता है उसमें वाइंडिंग का अंतर होता है। बाकी आप अगर थ्री फेज पढ़ रहे हो तो साथ में आपका सिंगल फेज मोटर का भी सब्जेक्ट क्लियर हो रहा है, क्योंकि सिंगल फेज में और थ्री फेज में एक तो वाइंडिंग का अंतर होता है, उसमें दो वाइंडिंग आती है सिंगल फेज में, और थ्री फेज में तीन वाइंडिंग आती है। और थ्री फेज के अंदर जो वाइंडिंग का जो अंतर होता है वो 120 डिग्री होता है, और सिंगल फेज में 90 डिग्री। तो अपन सिंगल फेज और थ्री फेज साथ में देखेंगे कि एक डीसी और एसी मोटर में क्या अंतर होता है। सबसे पहले अंतर तो क्या होता है कि जो आपकी डीसी मोटर होती है इसके अंदर एक होता है आपका आर्मेचर, और एक होता है इसमें फील्ड। कि एसी जो डीसी मोटर आपकी उसके अंदर एक आर्मेचर होगा और उस पर आर्मेचर वाइंड करता है, एक फील्ड होगा उस पर फील्ड वाइंडिंग करता है। आर्मेचर के ऊपर इसमें कंप्यूटर लगाया जाता है, क्योंकि इसके दोनों को सप्लाई देनी पड़ती है, क्योंकि इसमें इंडक्शन नहीं होता, डीसी में किसी प्रकार का इंडक्शन नहीं होता, इसलिए इसके अंदर दोनों पार्ट्स में चुंबकीय क्रिया अपनानी पड़ेगी। जो चुंबकीय दबाव खिंचाव बल है वो दो चुंबकीय क्षेत्रों में लगता है, एक आपका स्टेटर में और एक रोटर में। तो इसमें इंडक्शन आपका होगा नहीं, तो आर्मेचर में सप्लाई देंगे तो इसके घूमने वाले भाग में चुंबक बन जाएगा, और फील्ड में सप्लाई देंगे तो आपका जो स्टेटर है उसका जो स्थिर भाग है उसमें चुंबक बन जाएगा, और दोनों आपस में प्रतिक्रिया होगी, बल लगेगा। इसलिए इसके दोनों भागों में वाइंडिंग करते हैं और दोनों भागों में सप्लाई देते हैं। डीसी के एसी के अंदर क्या अंतर होता है कि एसी के अंदर इंडक्शन होता है। क्या होता है? इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है, दो कॉइल का गुण होता है कि दो कॉइल आपके पास है, फर्स्ट कॉइल को आप सप्लाई दे रहे हो तो सेकंड कॉइल में बिना कोई कनेक्शन, बिना कोई कॉइल को स्पर्श किए पहली कॉइल के जो गुण है उसका सेकंड कॉइल में छेदन करके आ जाता है, वो कहलाता है आपका इंडक्शन। और ये गुण आपका एसी मोटर में होता है, इसलिए ये इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करती है। एसी के अंदर क्या होता है कि एक आपके स्टेटर होता है और एक आपके रोटर होता है। एसी की लैंग्वेज में जो डीसी में फील्ड बोलते हैं उसको स्टेटर बोलते हैं, और एसी डीसी के अंदर जो घूमने वाला आपको आर्मेचर बोलते हैं इसको रोटर बोलते हैं। एसी के अंदर एक इसकी लैंग्वेज का भी अंतर है। और एसी के अंदर सिर्फ आपकी स्टेटर पे ही वाइंडिंग की जाती है, रोटर पे वाइंडिंग नहीं की जाती है। अगर किसी मोटर में रोटर पे वाइंडिंग की भी जाती है तो सप्लाई होती है वो एक ही भाग को दी जाती है, स्टेटर को। रोटर के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इसके खिंचाव बल से लगेगा, इसके इंडक्शन से पैदा होगा, और उनमें क्या लगेगा, खिंचाव बल। इसमें भी आपके खिंचाव बल लगता है, इसमें भी आपके खिंचाव बल लगता है। दूसरा अंतर जो इसमें होता है वो होता है इसके अंदर आपका कंप्यूटेटर होता है, और इसका दूसरा अंतर होता है इसमें कंप्यूटेटर नहीं होता है। इसके अंदर आपके आर्मेचर क्या होता है, घूमने वाला भाग होता है, कि जब भी कोई घूमने वाला भाग होता है उस पर अपन डायरेक्ट सप्लाई नहीं दे सकते, तो वहां पे एक ऐसी युक्ति लगाई जाती है, रोटेटिव युक्ति लगाई जाती है कि वो चीज घूमती भी रहे और उसमें सप्लाई भी जाती रहे। तो वहां पे कंप्यूटेटर और कार्बन ब्रूस लेते हैं, जिससे क्या होता है आर्मेचर को सप्लाई देने में आसानी होती है, तो इसलिए उस भाग को कहते हैं कंप्यूटेटर।
कंप्यूटर क्या करता है, आपके एसी को डीसी में बदलता है, इसलिए उसमें लगा दिया कम्यूटेटर। और जो आपकी एसी मोटर होती है इसमें कोई कंप्यूटर यूज में नहीं लिया जाता, क्योंकि इसके रोटर को अपन वाइंडिंग से संयोजित नहीं करता है। एसी को इसके स्टेटर को ही सप्लाई से जोड़ा जाता है। तो वहां पे आपको न तो कार्बन ग्रुप चाहिए और ना आपको कंप्यूटर चाहिए, ना आपको इसमें कोई सिलेंडर चाहिए। इसलिए एसी की मोटर के अंदर कोई भी कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा होता है गुणन गति। इसकी जो गुणन गति होती है वो होती है आपके एन बराबर ईबी अपॉन फाइव। एन होता है गुणन गति, ईबी होता है बैंक में, फाइव होता है चुंबकीय फ्लक्स। डीसी मोटर की जो गति होती है वो फ्लक्स के बीच होती है। जितना आपका फ्लक्स ज्यादा होता है गति आपकी उतनी कम होती है, जितना फ्लक्स कम होता है गति उतनी ज्यादा होती है। और एक होता है बैंक ईएमएफ, काउंटर ईएमएफ। अगर आपके काउंटर ईएमएफ ज्यादा है तो गति भी क्या होगी, गति यानी इसके समानुपाती होती है। तो डीसी मोटर की गति फ्लक्स के ऊपर निर्भर करती है, इसलिए अपन डीसी मोटर की गति को आपको कम जरा करना है या गति पे क्या करना है, कंट्रोल करना है, तो आपको वहां पे फ्लक्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि वहां आप बैंक ईएमएफ को कंट्रोल नहीं कर सकते, बैंक ईएमएफ को अपन कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप जो फील्ड के अंदर फ्लक्स बनता है इसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं। उसके श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम के अंदर रियोस्टेट लगा के अपन फ्लक्स क्या कर सकते हैं, नियंत्रण। क्योंकि उसकी जो फील्ड वाइंडिंग आएगी उसके अपन धारा में नियंत्रण करेंगे, धारा में नियंत्रण करेंगे तो उसका फ्लक्स कम ज्यादा होगा और अपन गुणन गति क्या कर सकते हैं, नियंत्रण आसानी से कर सकते हैं डीसी मोटर। एसी मोटर की जो गति होती है वो होती है एन बराबर एफ गुणा 120/20। एसी मोटर की जो गुणन गति होती है वो पोलों की संख्या पे निर्भर करती है। अगर आपने पोल कम है तो गति ज्यादा होती है, पोल ज्यादा है तो गति कम होती है। तो एसी मोटर की गति एसी के समानुपाती और पोलों की संख्या के विकर्मानुपाती होता है। लेकिन एसी के अंदर जब भी गति में परिवर्तन किया जाता है तो हमेशा पोलों की संख्या में ही परिवर्तन किया जाता है। फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन कर सकते हैं लेकिन फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन कर नहीं सकते, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बड़ी फटाफट चल जाती है। अगर हम उसको 48 हर्ट्ज करेंगे तो अपने जितने भी उपकरण है वो आपके अच्छी तरह से काम नहीं करेंगे। इसलिए एसी के अंदर तो पोल चेंज किए जाते हैं और बीच में फ्लक्स चेंज किया जाता है। ये गुणन गति का इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। इसकी गुणन गति पे कंट्रोलिंग आसानी होता है, इसकी गुणन गति पे कंट्रोलिंग आसान नहीं होता है। चौथा अंतर इसमें है कि इसकी गुणन दिशा बदलने के लिए, गुणन दिशा बदलने के लिए आर्मेचर या फील्ड के सिरे चेंज किए जाते हैं, फील्ड के सिरे चेंज किए जाते हैं। अगर अपन बात करते हैं आपके डीसी मोटर की, तो डीसी मोटर में क्या होता है कि आपको गुणन दिशा परिवर्तन करनी है तो उसके लिए या तो आप आर्मेचर के सिरे बदलोगे या आपके फील्ड वाइंडिंग के सिरे बदलोगे आपके टर्मिनल बॉक्स पे। तो इसमें बहुत आसान होता है क्योंकि फिर के दो तार आपको चेंज करने हैं, या तो F1 उसकी F2 लगाना है, F2 वहां पे F1 लगाना है। अगर आप फील्ड की कर रहे हो तो आर्मेचर की स्थिति रखने हैं, तो आर्मेचर की कर रहे हो तो फील्ड की स्थिति रखने हैं। सप्लाई की स्थिति चेंज करोगे, अगर आपने सप्लाई की स्थिति चेंज कर दी है तो गुण दिशा चेंज नहीं होगी। यदि आपने दोनों वाइंडिंगों को चेंज कर दिया, आपने आर्मेचर की भी कर दी है और एक साथ फील्ड की कर दी है, तो वो उस समय आपकी गुण दिशा चेंज नहीं होगी। इसलिए आपको एक टाइम पे एक कॉइल की सिरे चेंज करने हैं, ये बहुत आसान होता है डीसी के अंदर। एसी के अंदर किसी मोटर की गुण दिशा चेंज करनी है तो उसके 3 फेज के लिए, तो 3 फेज मोटर के लिए तो क्या होता है, सप्लाई के 2 फेज चेंज करने पड़ते हैं, 2 फेज चेंज करने पड़ते हैं। अपने सप्लाई होती है आरवाई, हमारा सप्लाई का जो फेज सीक्वेंस होता है वो आरवाई भी होता है, उसमें से कोई भी तो फेज लिए आपस में चेंज कर देगा। अगर तुम तीनों फेजों को चेंज करते हो तो मोटर की गुण दिशा चेंज नहीं होगी। अगर तुम फेजों की जगह 3 फेज मोटर की कॉइल को चेंज करते हो, 6 सिरे होते हैं 3 फेज में, उसके A1 की जगह A2 लगा दिया या B1 की जगह B2 लगा दिया या C1 की जगह C2 लगा दिया, तो आपकी मोटर की गुण दिशा चेंज नहीं होगी। उस समय आपकी मोटर के वाइंडिंग के जो स्टार कनेक्शन है वो गलत हो जाएंगे, मोटर के जो संयोजन है वो गलत हो जाएंगे, आपकी मोटर नहीं चलेगी। तो ये सबसे बड़ी सावधानी होती है एसी मोटर के अंदर कि आपको गुण दिशा बदलनी है तो वाइंडिंग के सिरे न बदल के सप्लाई के कोई भी 2 फेज आपस में चेंज करनी पड़ेंगी 3 फेज के अंदर। और अगर यहाँ पे अगर आपकी मोटर सिंगल फेज की है तो वहां पे इसके स्टार्टिंग या रनिंग कॉइल के सिरे चेंज करने पड़ेंगे। कौन सी कॉइल के सिरे चेंज करने पड़ेंगे, रनिंग कॉइल के सिरे चेंज करने पड़ेंगे। इसमें 2 कॉइल होती है सिंगल फेज में, या स्टार्टिंग या रनिंग, जिसकी संयोजन होता है 90 डिग्री पे। उनमें से आप कोई भी एक कॉइल के सिरे चेंज कर दोगे तो सिंगल फेज मोटर की गुण दिशा
चेंज हो जाएगी। वही सप्लाई का सिंगल फेज में आता है कि अगर आप एसी सप्लाई किसी ने चेंज कर दी है तो मोटर की दिशा में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये थे मुख्य अंतर आपकी एसी और डीसी मोटर में। ऐसे बहुत सारे अंतर और है कि जैसे ये आपकी महंगी पड़ती है, ये सस्ती पड़ती है। समान क्षमता की इसकी इसके अंदर देखभाल की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है, इसकी कम पड़ती है। तो ऐसे और भी बहुत सारे अंतर है, लेकिन इसकी कार्य प्रणाली को और इसकी संरचना को देखते हुए सबसे इंपॉर्टेंट आपके 4 अंतर होते हैं एसी और डीसी मोटर में। इसलिए उद्योगों में आज भी डीसी मोटर का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। इसकी कुछ विशेषताएं होती है कि इसका स्टार्टिंग टॉर्क एसी के अपेक्षा ज्यादा होता है, इसकी गुणन दिशा सरल करना आसान होता है, इसकी गुणन गति पर नियंत्रण आसान होता है, और इसका जो पावर फैक्टर होता है वो अच्छा होता है। इसलिए आज भी डीसी मोटर का उपयोग उद्योगों में किया जाता है। बाकी ज्यादा अगर उपयोग किया जाता है तो अपने एसी मोटर का किया जाता है। इसकी देखभाल की आवश्यकता कम पड़ती है, ये सस्ती होती है, ये आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इसके लिए सप्लाई आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती है, इसलिए एसी को डीसी में कन्वर्ट करना पड़ता है। तीसरा है इसमें थ्री फेज मोटर का कार्य सिद्धांत। तो थ्री फेज मोटर का कार्य सिद्धांत यह है कि थ्री फेज की जो मोटर होती है वो आपके इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करती है। सिद्धांत का जो पूरा वीडियो है आपके चित्र के अनुसार कि कैसे इसमें रोटर घुमा, वो अपने इसकी जो कार्य प्रणाली है कि उसके अंदर देखेंगे। आज मोटा मोटा देखेंगे कि थ्री फेज मोटर का कार्य सिद्धांत क्या होता है। थ्री फेज मोटर होती है वो आपके इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करती है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि चाहे एसी मोटर हो चाहे डीसी मोटर हो, जो खिंचाव लगता है वो दोनों में सेम होता है, यानी दोनों में जो बल लगता है। अब बल के अंदर और सिद्धांत में दोनों में अंतर है। बल होता है सिर्फ खिंचाव बल, यानी आकर्षण और प्रत्याकर्षण। या तो लगता है उसमें आकर्षण का बल या उसमें लगता है प्रत्याकर्षण का बल। ये दो बल होते हैं, एक आकर्षण और एक प्रत्याकर्षण। अगर किसी मोटर में आकर्षण बल लगता है तो भी मोटर घूमती है, अगर किसी मोटर में प्रत्याकर्षण बल लगता है तो भी मोटर घूमती है। लेकिन एक टाइम पे एक ही बल लगना चाहिए किसी मोटर में। अगर आपकी कोई डीसी मोटर है उसमें फर्स्ट टाइम पे आपके आकर्षण बल लग गया तो मोटर उसी आकर्षण बल के ऊपर घूमते रहेगी। अगर उसके अंदर बल आपका चेंज हो गया, जैसे आकर्षण लगते ही तुरंत थोड़ी देर बाद में प्रत्याकर्षण लग गए, तो वो मोटर आपकी घूमेगी नहीं। ऐसा सिस्टम होता है आपके एसी मोटर के अंदर कि अगर आपकी कोई एसी मोटर है उसमें स्टार्टिंग में आकर्षण बल लग गया तो वो एक तरफ घूमती रहेगी। अगर उसमें तुरंत थोड़ी देर बाद में प्रत्याकर्षण बल लगता है तो वो मोटर आपकी रुक जाएगी, वो मोटर आपकी नहीं घूमेगी। तो दो बल इसमें इंपॉर्टेंट होता है, और ये दोनों बल दोनों मोटर में सेम होते हैं। ये जो बल होता है खिंचाव बल, ये दोनों मोटर में लगता है। अपन ये नहीं बोल सकते कि डीसी मोटर खिंचाव बल के सिद्धांत पे कार्य करती है, एसी मोटर में भी खिंचाव बल ही लगता है। लेकिन वो बल पैदा कैसे होता है? वो बल पैदा होता है इंडक्शन से। किससे पैदा होता है? इंडक्शन से। क्योंकि अपने एक वाल को सप्लाई दे रहे दूसरे को सप्लाई नहीं दे रहे हैं, तो अपन बोलते हैं कि एसी मोटर के सिद्धांत पे कार्य करती है इंडक्शन के सिद्धांत पे या प्रेरण के सिद्धांत पे। तो ये चीज होती है अपने किसके अंदर? मोटर के अंदर। और मोटर का मेन कार्य क्या होता है कि जो आपकी विद्युत ऊर्जा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। यांत्रिक यानी मैकेनिकल ऊर्जा, यानी इसकी सापट भी जो घूमती है मोटर, उससे अपन कोई भी यूज में ले सकते हैं। किसी पुल को घुमा सकते हैं, किसी जनरेटर को घुमा सकते हैं, या किसी भी चीज को अपन घुमाने के लिए कोई चीज काम में लेनी होती है तो वो होती है मोटर। यानी ये क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। और इसकी जो क्षमता होती है वो दी जाती है एचपी के अंदर। एसी मोटर की क्षमता किसमें दी जाती है? एचपी के अंदर, हॉर्स पावर उसके अंदर दी जाती है। और अपनी डीसी मोटर की जो क्षमता होती है वो या तो वाट में दी जाती है या किलोवाट में, कि डीसी मोटर होती है वो कितने किलोवाट की है, एसी मोटर होती है वो कितनी एचपी की है। क्योंकि अपन डीसी मोटर की क्षमता एचपी में नहीं दे सकते, क्योंकि डीसी के अंदर क्या होता है कि जो पावर फैक्टर शून्य होता है, और हमेशा जो लोड है वो पावर फैक्टर पर निर्भर करता है। तो इसका जो पावर फैक्टर है वो सेम होने के कारण इसकी क्षमता किलोवाट में दी जाती है, क्योंकि जो एचपी होती है वो आपकी पावर फैक्टर से परिवर्तित हो जाती है, इसलिए इसकी क्षमता दी जाती है एचपी में और उसकी क्षमता दी जाती है किलोवाट के अंदर। बाकी अगर अपन बात करते हैं उद्योगों में तो आपकी डीसी मोटर ज्यादा काम में ली जाती है। इसके अगर मेन पार्ट्स की बात करें तो इसके अंदर आपके एक स्टेटर हो गया जिसमें वाइंडिंग करते हैं, इसमें वाइंडिंग स्थिर होती है। 3 फेज की है तो अपने 6 कॉइल डालेंगे, और अगर सिंगल फेज की है तो अपन 2 कॉइल डालेंगे। और 6 कॉइलों के जो सिरे आते हैं वो आते हैं 6 सिरे, और उनके अपन क्या करते हैं, सॉरी 3 कॉइल डाल जाती है और 3 कॉइलों के सिरे कितने आते हैं? 6 सिरे आते हैं। A1 A2 B1 B2 C1 C2, इनकी आपने अच्छी तरह से पहचान करके और अपन इसका स्टार या डेल्टा कनेक्शन बनाया जाता है। डीसी मोटर के कनेक्शन होते हैं, 3 फेज मोटर के कनेक्शन 2 प्रकार के होते हैं, स्टार और डेल्टा। सबसे अच्छा कनेक्शन होता है डेल्टा, क्योंकि डेल्टा के अंदर मोटर को पावर ज्यादा मिलता है, डेल्टा के अंदर वो अधिक लोड
उठा सकती है। उसके अंदर जो लाइन वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज के बराबर जाती है। और अगर अपन बात करते हैं इसके रोटर की, तो इसमें रोटर होता है, इसमें अपनी वाइंडिंग नहीं करते हैं। रोटर के अंदर सोर्स के चालक डाले जाते हैं। रोटर होता है वो इसका किस प्रकार का होता है, शॉर्ट सर्किट के बाद चालक होते हैं, उसके अंदर छड़ी डाली जाती है शॉर्ट सर्किट की, सिलिकॉन की लेमिनेटेड पत्तियां डाली जाती है, जिससे कि इसके अंदर एडी करंट कम रहे। और इसके अंदर बाकी बेयरिंग, इसका स्टेटर, इसके टर्मिनल बॉक्स, सब चीजें आपके डीसी मोटर के समान होती है। मेन अंतर होता है वो इसका कॉइलों का होता है, इसमें कॉइल क्या होती है, इसमें कौन सी कॉइल होती है। इसकी बात करते हैं तो इसमें स्टेटर होता है, इसमें एक फील्ड वाइंडिंग की जाती है, इसमें पोल बनाए जाते हैं, पोल स्थापित किए जाते हैं, एन पोल या एस पोल। या तो ये मोटर 2 पोल की हो सकती है या 4 पोल की हो सकती है। इसके अगर अपन बात करते हैं आर्मेचर की, तो इसमें एक आर्मेचर स्थापित किया जाता है, जिसके ऊपर स्लोटी काटी जाती है और उसमें वाइंडिंग स्थापित करते हैं। और जो एसी की जो वाइंडिंग होती है उसमें 2 प्रकार की स्थापित करते हैं, या तो आपकी लेफ्ट वाइंडिंग या आपकी वेव वाइंडिंग, दोनों में से कोई भी एक वाइंडिंग स्थापित करते हैं आर्मेचर पे, और उसके आगे जोड़ा जाता है कम्यूटेटर, जिससे मोटर को आसानी से सप्लाई दे सके। तो ये था आज अपने 3 टॉपिक इंडक्शन मोटर के बारे में, कि इसका क्या परिचय होता है। परिचय में इसका मेन उद्देश्य वो आपको जान रखना है कि ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, और इसका क्या डीसी डीसी मोटर में क्या अंतर होता है, डीसी मोटर को अधिक यूज में लाया जाता है। मैंने 3 चीज बता दी इसके बारे में, कि पहले इसकी गुणन गति को कंट्रोल करना आसान होता है, गुणन गति परिवर्तन इसका सरल होता है, इसका पावर फैक्टर अच्छा होता है, ये स्टार्टिंग में कम करंट लेती है, इसका टॉर्क सबसे अच्छा होता है, इसका टॉर्क की वजह से इसको ज्यादा काम में लाया जाता है। इस मोटर का टॉर्क भी कम होता है, इसकी घूर्णन दिशा को कंट्रोल करना कठिन होता है, घूर्णन दिशा में परिवर्तन इसका कठिन होता है, इसलिए इसका उपयोग कम लाया जाता है। वैसे लाया तो इसका बहुत ज्यादा जाता है, लेकिन अपन मानते हैं कि डीसी मोटर का भी इसमें लाया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि जो एसी मोटर होती है उसकी कार्य प्रणाली क्या होती है, कि एसी मोटर कैसे घूमती है, इसमें कौन सा स्टेटर होता है, कौन सा रोटर होता है, इसकी कार्य प्रणाली के बारे में देखेंगे। उसके बाद में देखेंगे कि ये मोटर कितने प्रकार की होती है, इसमें स्टार्टर क्यों लगाया जाता है, स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं, जो भी चीजें है वो अपन इस लेसन के अंदर आगे देखेंगे। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में